नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज का सेशन बहुत ही शानदार रहने वाला है। पर्यावरण अध्ययन को देखेंगे। पर्यावरण अध्ययन की ये क्लास 2 है, चैप्टर 2 है हमारा। तो पहले चैप्टर में हमने जहाँ से खत्म किया था वहीं से इसको शुरू करते हैं। पारितंत्र। पारितंत्र क्या है? प्रकृति में जीवों के विभिन्न समुदाय कैसे रहते हैं, एक साथ रहते हैं और परस्पर एक दूसरे के साथ अपने अपने भौतिक पर्यावरण के साथ एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में अन्योन्य क्रिया करते हैं। हम इसे क्या कहते हैं? पारितंत्र कहते हैं। पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम शब्द की रचना 1935 ईस्वी में किसने की थी? A.G. टांसले ने की थी। पारितंत्र में जैविक तथा अजैविक घटकों के बीच होने वाली अन्योन्य क्रिया सम्मिलित है। पारितंत्र का सबसे अच्छा उदाहरण या सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या है? तालाब है। अगले पेज पे चलते हैं। आप लोग वीडियो रोक करके आराम से लिख लीजिए। बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी नहीं छूटेगा। आप लोग बस नोट्स बनाते चलिए और साथ में प्रैक्टिस करते चलिए। पारितंत्र। पारितंत्र के घटकों को दो समूहों में बांटा गया है, जैविक घटक तथा अजैविक घटक। जैविक घटक, इसके अंतर्गत क्या आते हैं? सजीव आते हैं। इसके अंतर्गत क्या आते हैं? सजीव आते हैं। सजीवों में क्या क्या है जैविक घटक के और कौन कौन से पार्ट हैं? तो इसके उत्पादक एक पार्ट है। उत्पादक में क्या कौन कौन आता है भाई? हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पूरे पारितंत्र के लिए भोजन का निर्माण करते हैं। हरे पौधे स्वपोषी कहलाते हैं। घरेलू तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आगे देख लेते हैं। उपभोक्ता। उपभोक्ता कौन है भाई? यह विषमपोषी कहलाते हैं। स्वपोषियों द्वारा संचालित किए गए भोजन को खाते हैं। भोजन की पसंद के आधार पर इन्हें 3 वर्गों में रखा जा सकता है। कौन कौन से 3 वर्ग हैं भाई? शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। अब आप लोग खैर बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। गाय, हिरन और खरगोश जो सीधे पौधों को खाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? शाकाहारी कहते हैं। मांसाहारी वे जंतु जो अन्य जंतुओं को खाते हैं, जैसे शेर, बिल्ली, कुत्ता आदि, ये सब क्या कहलाते हैं? मांसाहारी कहलाते हैं। सर्वाहारी, सर्वाहारी जीव पौधों तथा जंतुओं दोनों को खाते हैं, जैसे मानव, सुअर, गौरैया। अगले पेज पे चल लेते हैं। प्रीवियस ईयर 2011 से 2021 तक के सभी प्रश्न पत्र चैनल पर आप लोग उपलब्ध हैं, देख सकते हैं। चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। लगातार क्लासेस टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज पढ़ाई जा रही हैं। आप सभी लोग ध्यान से पढ़ते रहिए। विदाउट एनी फीस के पारितंत्र में तीसरे नंबर पे अपघटक है भैया। इन्हें मृतपोषी भी कहते हैं। यह अधिकतर बैक्टीरिया, जीवाणु और कवक होते हैं जो पौधों तथा जंतुओं के मृत, अपघटित और मृत कार्बनिक पदार्थ जो सड़ रहे पदार्थों पर अपने शरीर के बाहर एंजाइमों का स्त्राव करके ग्रहण करते हैं। ये जो थ्योरी है बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम प्रैक्टिस करेंगे आप देखेंगे इनसे बहुत सारे प्रश्न फंसेंगे। आपको अगर बोरिंग लग रही है तो ऐसा नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा नहीं लिखाया जाएगा। कोचिंग इंस्टीट्यूटों की तरह बहुत बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, वो क्या करते हैं? सिर्फ लिखवाते ही रहते हैं थ्योरी, प्रैक्टिस सेट नहीं होती है। यूट्यूब पे सिर्फ डेमो आता है और लगता है डेमो देख करके कि बहुत अच्छा है, लेकिन डेमो सिर्फ डेमो ही होता है। उसके अलावा टॉपिक वाइज या क्लास वाइज यूट्यूब पे उपलब्ध नहीं करवा पाते हैं, लेकिन अपना भाई, आपका भाई ये उपलब्ध करवा रहा है। आप लोग आसानी से इसको पढ़ते रहिए। कमेंट अवश्य करें कैसा लगा सेशन। पोषकों के चक्रण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन्हें अपदर्भोजीवी कहा जाता है। इन्हें प्रकृति का सफाई कर्मचारी भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। आप लोग ध्यान से इसको पढ़ते रहिए। अगले पेज पे चलते हैं। पारितंत्र के प्रकार। पारितंत्र 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? प्राकृतिक पारितंत्र और मानव निर्मित पारितंत्र। प्राकृतिक पारितंत्र क्या है? पूर्ण रूप से सौर विकिरण पर निर्भर होता है। उदाहरण जंगल, घास के मैदान, समुद्र, झील, नदियाँ और मरुस्थल। मानव निर्मित पारितंत्र सौर ऊर्जा पर निर्भर
उदाहरण खेत और एक्वाकल्चर तालाब। अगले पेज पे चल लेते हैं। पारिस्थितिक पिरामिड। जिन लोगों को पिरामिड में कंफ्यूजन होता है कि संख्या भार का पिरामिड कैसा है, जीव भार का पिरामिड कैसा है या ऊर्जा का पिरामिड कैसा है, आज के बाद कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, ये वादा रहा आपसे। बस आप लोग देखते रहिए, 5 मिनट और मैक्सिमम, बहुत छोटी क्लास रहेगी, 10 से 15 मिनट के बीच में बस, लेकिन 10 से 15 मिनट में कम से कम 5 से 7 नंबर कन्फर्म हो जाने चाहिए। पारिस्थितिक पिरामिड। पारिस्थितिक पिरामिड किसी परितंत्र में पोषण स्तरों का आलेखीय निरूपण है। इनकी आकृति पिरामिड की तरह होती है और यह 3 प्रकार के होते हैं। उत्पादक पिरामिड के आधार की रचना करते हैं। जो उत्पादक होते हैं क्या करते हैं, पिरामिड के आधार की रचना करते हैं। संख्या पिरामिड, जीव भार का पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड। बहुत बार पूछा जाता है घास स्थलीय जीव संख्या का पिरामिड कैसा बनेगा, तो सीधा बनेगा, लेकिन बहुत बार एग्जाम हॉल में क्या हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है। चलिए एकदम इसको देखते हैं। जीव संख्या का पिरामिड, घास स्थलीय जीव संख्या का पिरामिड। इसमें आप लोग देख सकते हैं नीचे क्या है, ये घास है, घास स्थलीय है, तो सबसे अधिक संख्या किसकी है भाई, घास की है। सबसे अधिक संख्या किसकी है, घास की। ये क्या है, उत्पादक है। उत्पादक है, सबसे अधिक संख्या किसकी, घास की है। फिर इसके खाने वाले जंतुओं की संख्या थोड़ी सी क्या है, कम है। ये क्या हो जाएंगे, प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएंगे। प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएंगे। फिर क्या है, फिर द्वितीयक उपभोक्ता आ जाएंगे। कौन कौन से भाई, ये द्वितीयक उपभोक्ता आ जाएंगे। क्या होंगे भाई, द्वितीयक उपभोक्ता आ जाएंगे। घास को कौन कौन से खाते हैं, छोटे बहुत से जीव जंतु खाते हैं। उनको क्या खाते हैं, उनको हिरन या बहुत सी चीज़ें खाती हैं। फिर क्या है कि दूसरे नंबर पे हमारा मेढक है। मेढक बहुत से छोटे छोटे जंतुओं को खा जाता है, तो इसलिए द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। और ये तीसरे स्तर पे हैं, हमें दिख रहा है सांप हैं, ये बहुत सी और चीज़ें हैं, ये तृतीयक उपभोक्ता हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे, तृतीयक उपभोक्ता हो जाएंगे हमारे। चौथे नंबर पर शेर, सर्वोच्च मांसाहारी। सर्वोच्च मांसाहारी, तो इसका पिरामिड कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। जीव संख्या का पिरामिड, घास स्थलीय जीव संख्या का पिरामिड कैसा होगा, सीधा बनेगा, क्योंकि घास की संख्या सबसे अधिक है। सबसे अधिक संख्या किसकी है, उत्पादकों की है, घास की है। फिर उससे उसको खाने वालों की कम है, फिर इनको खाने वालों की और कम है। इस हिसाब से ये संख्या क्या बनेगा, सीधा बनेगा। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन अब नहीं होना चाहिए। इसको मैं हटा देता हूँ। आप लोग वीडियो रोक करके आराम से लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। इसी तरीके से एक अच्छा सा आप डायग्राम बनाइए और उसमें ऐसे ही अपना आप अच्छे से बना के नोट्स तैयार कीजिए। अगला देखते हैं, जीव संख्या का जो पिरामिड उल्टा भी बनता है। ये कौन सा बनता है, पेड़ का पारिस्थितिक पिरामिड। पेड़ का पारिस्थितिक पिरामिड कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। क्यों भाई, पेड़ एक है, पेड़ है ना, पेड़ों की संख्या कम है और उस पर रहने वाले जंतुओं की संख्या कैसी है भैया, बहुत है। पेड़ पे रहने वाले जंतुओं की संख्या बहुत है। फिर पेड़ पे रहने वाले जंतुओं को खाने वाले अर्थात अपघटकों की संख्या क्या है, उससे भी अधिक है। तो पेड़ का पिरामिड कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। समझ गए होंगे शायद आप लोग। पेड़ का पारिस्थितिक पिरामिड कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। कुछ डाउट, कोई डाउट, पेड़ पर रहने वाले जीव कैसे हैं, बहुत अधिक हैं। उनको खाने वाले जीव और अधिक हैं। जो पेड़ पर जीव रहते हैं उनको खाने वाले जीव हैं वो और अधिक हैं। आप लोग इसका डायग्राम भी बनाते चलें, क्योंकि उससे बहुत आसानी रहने वाली है आप लोगों को। डायग्राम देखते ही आप लोग समझ गए होंगे। तो पेड़ का पारिस्थितिक पिरामिड कैसा बनेगा, पिरामिड ऑफ नंबर्स ऑन अ ट्री, उल्टा बनेगा। अगला देख लेते हैं, जीव भार का पिरामिड। जीव भार का पिरामिड कैसा होगा, घास स्थलीय जीव भार का पिरामिड कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। घास स्थलीय जीव भार का पिरामिड
सीधा बनेगा भाई। आप लोग देख सकते हैं इसमें सब कुछ सेम है, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, शायद आप लोग देखते ही समझ गए होंगे भाई। सबसे अधिक भार किसका है? जीव भार का पिरामिड आप लोग देख लीजिए भाई, सबसे अधिक भार किसका है? घास स्थलीय जीव पिरामिड का जो भार है ये उत्पादक होगा पहला, इसका बहुत अधिक उत्पादक अधिक है तो इनका भार भी क्या होगा? अधिक हो जाएगा। इस पर फिर ऊपर हम बढ़ेंगे, जब ऊपर हम बढ़ेंगे तो हम देखेंगे इनकी संख्या कम है, इनकी संख्या कम है तो भार भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इससे और ऊपर बढ़ेंगे तो इनकी और संख्या कम होगी तो इनका क्या होगा? भार और कम हो जाएगा। इससे और ऊपर बढ़ेंगे इस हिसाब से क्या होगा? भार कम होता चला जाएगा और ये कैसा बन जाएगा? सीधा बन जाएगा भाई। जीव घास स्थलीय जीव भार का पिरामिड कैसा होगा? घास स्थलीय जीव भार का पिरामिड सीधा होगा। बायोमास पिरामिड ऑन ग्रासलैंड सीधा होगा। अगला देखते हैं भैया, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का जैव भार पिरामिड कैसा बनेगा? तो उल्टा बनेगा भैया। कैसे? ये आप लोग देख सकते हैं इसमें क्या क्या होते हैं? तालाब, झील और क्या क्या होते हैं? तालाब, झील, समुद्र मान लो। अब इनमें उत्पादक जो होते हैं आप देख रहे हैं, ये जो है समुद्र होते हैं या नदियाँ होती हैं, बड़े बड़े तालाब, उनके अंदर भी कुछ वृक्ष उग आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? फाइटोप्लांट्स कहते हैं भैया। तो जो इनमें उत्पादक है, जो प्लांट्स हैं वो क्या हैं? कम हैं। पेड़ का क्या है भाई? भार कम होगा। जो पानी में समुद्र में पेड़ हैं उनका भार कम होगा। उनसे अधिक भार किसका होगा? मछलियों का होगा। फिर सबसे अधिक किसका होगा? जो बहुत बड़ी मछलियाँ होती हैं, जैसे व्हेल मछली आप लोग जानते हैं सबसे अधिक भार होता है, तो इसलिए यह कैसा बन जाएगा? उल्टा बन जाएगा भैया। समझ गए सभी लोग? अगले पेज पे चलते हैं भैया, लास्ट वाला भी देख लेते हैं। संचित ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। पिरामिड ऑफ एनर्जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अभी बीपीएससी में पूछा भी गया था, जिन लोगों को याद होगा। सबसे नीचे कौन है भैया? उत्पादक है। इसमें क्या होगा? चाहे जलीय हो चाहे घास स्थलीय हो, दोनों का पिरामिड कैसा बनेगा? सीधा ही बनेगा। उत्पादक किससे ऊर्जा ग्रहण करते हैं? सूर्य से। ये सूर्य से एनर्जी ग्रहण करते हैं और अपने अगले लेवल पे सिर्फ 10% ही ट्रांसफ़र कर पाते हैं। अब आप लोग देख लीजिए, 1000 KCl है, कैलोरी है, इसका 10% कितना होगा? 0 0 काट दीजिए, 100। तो 100 कैलोरी ये अगले क्षेत्र को, प्राथमिक उपभोक्ताओं को ट्रांसफ़र कर पाता है। फिर प्राथमिक उपभोक्ता है वो अपने अगले लेवल को क्या करता है? अपना 10%, 100 का 10% क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। फिर जो द्वितीयक उपभोक्ता है वो क्या करेगा? अगले को सिर्फ 1 कैलोरी ही दे पाएगा। तो प्रत्येक स्तर पे क्या होता है? सिर्फ 10% ही ट्रांसफ़र हो पाता है। एनर्जी सिर्फ कितने ट्रांसफ़र हो पाती है? 10% ही ट्रांसफ़र हो पाती है। ऊर्जा सिर्फ 10% ही प्रत्येक स्तर पर ट्रांसफ़र हो पाती है। ये बीपीएससी में पूछा हुआ था प्रश्न। तो कैसा रहा आज का सेशन? आज के बाद ऊर्जा पिरामिड से कुछ भूल चूक तो नहीं होगी भैया? समझ में आ गया? एकदम क्लियर समझ में आया होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। नहीं समझ में आया है तो आप लोग कमेंट करेंगे, इसको दोबारा समझाया गया। संचित ऊर्जा का जो पिरामिड होता है, ऊर्जा का जो पिरामिड होता है, चाहे घास स्थलीय हो चाहे जलीय हो, हमेशा कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। प्रत्येक दूसरे स्तर पे ये सिर्फ 10% ही ऊर्जा ट्रांसफ़र कर पाते हैं। प्राथमिक उत्पादक जो होता है सूर्य से ऊर्जा को ग्रहण करता है। समझ गए? चलिए आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं, जल्द मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।